सेवा योजकों के संगठन एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशंस श्रमिकों तथा सेवा योजकों दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए दोनों के ही सशक्त संगठन होने आवश्यक है। सेवा योजकों के संगठन का परिभाषा अर्थ इसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। सामान्यतः सेवा योजकों के संगठन से तात्पर्य वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संगठनों के स्वामियों या सेवा योजकों के ऐसे संगठनों से लगाया जाता है जो सुदृढ़ औद्योगिक संबंध का निर्माण करने एवं उन्हें बनाए रखने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। सेवा योजकों के ऐसे प्रत्यक्ष संगठन दिखाई नहीं देते हैं जो केवल औद्योगिक संबंधों का निर्माण एवं नियमन करने के उद्देश्य से बनाए गए हों। वास्तव में सेवा योजक मूलतः व्यवसाय या उद्योगपति होते हैं, अतः वे अपने अपने व्यवसाय संघ या संयोजन, बिजनेस एसोसिएशन या कॉम्बाइनेशन बनाते हैं जिनका उद्देश्य अपने वाणिज्यिक तथा औद्योगिक हितों के संवर्धन एवं संरक्षण करने के साथ साथ सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों के निर्माण एवं नियमन हेतु प्रयास करना भी होता है। अतः सेवा योजकों के संगठन की परिभाषा इस बात को ध्यान रखकर की जानी चाहिए। अब माइकल सालामैन के अनुसार सेवा योजकों के संगठन से तात्पर्य किसी ऐसे संगठन से हैं जिसमें सेवा योजकों को सदस्यता प्राप्त होती है तथा जिसके उद्देश्यों में सेवा योजकों तथा उनके कर्मचारियों या श्रम संघों के बीच संबंधों का नियमन करना भी सम्मिलित होता है। निष्कर्ष रूप में अपने ये कह सकते हैं, सेवा योजकों के संगठन से तात्पर्य सेवा योजकों के किसी ऐसे संगठन से हैं जो अपने वाणिज्यिक एवं औद्योगिक हितों का संवर्धन एवं संरक्षण करने के साथ साथ सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों के निर्माण एवं नियमन हेतु अपने कर्मचारियों या उनके संगठनों तथा सरकार के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखता है। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। सेवा योजकों के संगठन की प्रकृति को ठीक से समझने के लिए उसकी कुछ विशेषताओं या लक्षणों का विश्लेषण करना आवश्यक है। उनके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। पहला, सेवा योजकों के संगठन औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संगठनों के स्वामियों या सेवा योजकों के संगठन होते हैं। सेवा योजक या स्वामी या संचालक अपने अपने संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा सेवा योजक संगठन के कार्यों में भाग लेते हैं। व्यवहार में सेवा योजक के संगठन प्रत्यक्ष रूप में बहुत कम देखने को मिलते हैं। वास्तव में ये व्यापारिक संघों या संयोजनों के रूप में पाए जाते हैं। ये संघ या संयोजन केवल श्रमिकों या उनके संगठनों के साथ संबंधों का निर्माण एवं नियमन करने के उद्देश्य से ही गठित नहीं किए जाते, बल्कि इनके अन्य कई वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उद्देश्य भी होते हैं। सेवा योजकों के संगठनों को भी मूल रूप में श्रम संघों में ही सम्मिलित किया जाता है, इसलिए श्रम संघ अधिनियम में सेवा योजकों के संगठन भी श्रम संघ ही माने गए हैं। अब सेवा योजकों के संगठनों के उद्देश्य एवं कार्य, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेसर मोनोपा के अनुसार सेवा योजकों के संगठनों का सामान्य उद्देश्य व्यापार एवं उद्योग में संलग्न सेवा योजकों के हितों का संवर्धन एवं संरक्षण करना है, किंतु सेवा योजकों के संगठनों के अन्य उद्देश्य एवं कार्य भी होते हैं। ऐसे संगठनों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, सेवा योजकों के हितों का संवर्धन एवं संरक्षण करना। दूसरा, सभी सदस्य संगठनों में समान से वर्गीय एवं औद्योगिक संबंध नीतियों को अपनाने हेतु प्रेरित करना। तीसरा, सेवा योजकों की सामूहिक सौदेकारी शक्ति का विकास करना। चौथा, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों के निर्माण एवं नियमन के लिए कर्मचारियों तथा उनके संघों के साथ सतत द्विमार्गी संचार व्यवस्था स्थापित करना। नेक्स्ट, श्रम संघों के साथ आपसी हितों के मामलों पर विचार विमर्श एवं समझौते करना। नेक्स्ट, सभी संस्थाओं में विभिन्न स्तरों पर श्रम सहभागिता को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट, सभी संस्थाओं में सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट, सेवा योजकों के सामूहिक एवं सामान्य विचारों एवं भावनाओं से सरकार और श्रमिक संघों का विकास को अवगत कराना। नेक्स्ट, सेवा योजकों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभाओं, सम्मेलनों आदि में प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट, सदस्यों के हितों के लिए सूचनाएं एकत्रित करना, शोध करना तथा उसके परिणामों से सदस्यों को अवगत कराना। नेक्स्ट, सभी सदस्यों को अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग करना। नेक्स्ट, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों के विकास के लिए संगोष्ठियाँ, भाषणमाला, सम्मेलन आदि का आयोजन करना। इस प्रकार ये सेवा योजक संगठन के प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य हैं। नेक्स्ट है,
सेवा योजकों के संगठनों की आवश्यकता या महत्व, नीड फॉर या इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन। श्रमिकों के संगठन के समान ही सेवा योजकों के संगठन भी अति महत्वपूर्ण है। देश में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति नवल टाटा सेवा आयोजकों के संगठन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से अनुभव करते हैं। पहला, स्वस्थ एवं स्थायी औद्योगिक संबंधों के विकास के लिए, विभिन्न स्तरों पर सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहित करने के लिए, औद्योगिक संबंधों के पहलुओं पर सेवा आयोजकों के सामूहिक दृष्टिकोण को एकीकृत रूप में सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, श्रम मामलों में त्रिपक्षीय विचारधारा के अनुरूप भारतीय श्रम सम्मेलन तथा राज्य स्तरीय सम्मेलनों की सभाओं में प्रतिनिधित्व करने के लिए। सेवा आयोजकों के संगठन का महत्व एवं आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके बढ़ते हुए महत्व एवं आवश्यकता के कारण निम्नानुसार है। पहला, सेवा आयोजकों के संगठन अपने सभी सदस्य संगठनों के लिए समान सेवी वर्गीय एवं उद्योग संबंध नीति का विकास करने में सहयोग करते हैं। निरंतर वार्तालाप द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं का हल ढूंढने तथा विवाद उत्पन्न होने से रोकने का प्रयास करते हैं। इस हेतु आवश्यक मंच उपलब्ध करते हैं। नेक्स्ट, कर्मचारियों की व्यक्तिगत परिवेदनाओं के निवारण के लिए ये संगठन सर्वोच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं एवं परिवेदनाओं का निर्वहन करते हैं। नेक्स्ट, कर्मचारियों के साथ उत्पन्न हुए विवाद के समाधान हेतु मध्यस्थों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट, अपने सदस्य संगठनों को श्रम मामलों में सलाह देते हैं। श्रम विवाद उत्पन्न होने पर अपने सदस्य संगठनों की ओर से समझौता वार्ता में या न्यायिक कार्रवाई में प्रतिनिधित्व करने के लिए योग्य प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। उद्योग में कर्मचारियों के साथ सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहित करने के उपाय करते हैं ताकि उद्योग विवाद उत्पन्न न हो तथा यदि हो तो उनका तत्काल समाधान हो सके। अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन और संरक्षण के उद्देश्य से आवश्यक कानून बनवाने या विद्यमान कानून में संशोधन कराने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। अपने सदस्य संगठनों के हितों के विरुद्ध बनने वाले कानूनों का विरोध करते हैं। सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों के विकास एवं नियमन हेतु सेवा आयोजकों के सामूहिक दृष्टिकोण से सरकार को अवगत कराते हैं। कर्मचारियों के कल्याण के लिए योजनाओं का निर्माण करते हैं तथा संगठन स्तर पर या सदस्य संगठन के स्तर पर उसके क्रियान्वयन की योजना बनाते हैं। औद्योगिक विवादों के समय जनता के समक्ष अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं तथा जन समूह की धारणा को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। औद्योगिक संबंधों से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं आंकड़ों का संकलन करते हैं, उन पर शोध करते हैं तथा उनके अभिलेख बनाकर प्रकाशित करते हैं। सामूहिक सौदेबाजी, सहभागिता, मानव संसाधन विकास संबंधी पहलुओं पर कार्यशालाएं, संगोष्ठियां तथा सम्मेलन आयोजित करते हैं, जिससे सदस्य संगठनों के कर्मचारियों के विकास में ही योगदान नहीं मिलता है बल्कि संपूर्ण देश में औद्योगिक शांति बनाए रखने में योगदान मिलता है। विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय आदि सभी सभाओं समितियों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। अब है संगठनों के प्रारूप, फोरम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। सेवा आयोजकों के संगठन के प्रारूप को निम्नलिखित दो आधारों पर अध्ययन करना उपयुक्त होगा। पहला, सदस्यता के आधार पर, दूसरा वैधानिक आधार पर। पहला है सदस्यता के आधार पर। फोरम्स ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। सदस्यता के आधार पर सेवा आयोजकों के संगठन दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला, व्यापार या उद्योग संघ, ट्रेड और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। जब किसी विशिष्ट व्यापार या उद्योग के सेवा आयोजकों संगठन का निर्माण किया जाता है तो उसी व्यापार या उद्योग संघ कहते हैं। इसमें केवल उसी उद्योग या व्यापार विशेष के सेवा आयोजक के सदस्य बन सकते हैं। उदाहरणतः वस्त्र निर्माताओं का, इंजीनियरिंग सामान के निर्माताओं का, पुस्तक व्यवसायियों का, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स का संघ व्यापार या उद्योग संघ ही है। ऐसे संघ या संगठन केवल अपने विशिष्ट व्यवसाय या उद्योग में सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों का निर्माण करने तथा उन्हें बनाए रखने से संबंधित पहलुओं पर विशेष ध्यान देते हैं। दूसरा, चैम्बर्स अर्थात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में कार्य सभी प्रकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक सेवा आयोजकों का संगठन है। दूसरे शब्दों में चैम्बर में सभी प्रकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान सदस्य बन सकते हैं। इसी कारण इसका उद्देश्य किसी भी एक उद्योग या व्यापार में औद्योगिक संबंधों का निर्माण एवं नियमन करना नहीं होता है बल्कि सभी प्रकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों में सुदृढ़ औद्योगिक संबंध स्थापित करना होता है। इन प्रारूपों में से
उद्योग संबंधों की दृष्टि से सेवा आयोजक व्यापारिक संघ या औद्योगिक संघ ही अधिक बनाते रहे हैं। इसके अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। पहला, प्रत्येक विशिष्ट प्रकार के उद्योग या व्यापार में उद्योग संबंधों की समस्या भिन्न प्रकार की होती है। व्यापार या उद्योग संघ, क्योंकि विशिष्ट व्यापार या उद्योग के सेवा आयोजकों का ही संघ होता है, वह अपनी समस्याओं को ठीक से समझकर आसानी से उनका निदान कर सकता है। दूसरा, प्रत्येक प्रकार के उद्योग व्यापार के लिए पृथक मजदूरी बोर्ड गठित करना आसान होता है, फलतः प्रत्येक उद्योग में मजदूरी दर समान रखी जा सकती है। तीसरा, सरकार की विभिन्न प्रत्येक उद्योग से संबंधित अनेक समितियां, उप समितियां आदि गठित करती है। उनमें संबंधित उद्योग व्यापार के प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अतः उद्योग व्यापार संघों के होने से प्रत्येक व्यापार उद्योग में प्रतिनिधि चुनना में नियुक्त करना सरल हो जाता है। चौथा, उद्योग व्यापार संघों के कारण उद्योग स्तर पर उद्योगिक समझौते करना एवं उन्हें लागू करना भी आसान होता है। उद्योग स्तर पर सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहित करने में भी सुविधा होती है। पांचवां, किसी विशिष्ट उद्योग या व्यापार संघ में प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रबंध विकास कार्यक्रमों, सम्मेलनों, भाषणमालाओं जैसी गतिविधियों को संचालित करने में भी सुविधा होती है, क्योंकि विशिष्ट उद्योग व्यापार की आवश्यकता के अनुरूप आयोजित किए जा सकते हैं। दूसरा है वैधानिक आधार पर प्रारूप, फोरम बेस्ड ऑन लॉ। वैधानिक आधार पर सेवा आयोजक संगठन 3 प्रमुख प्रारूप में गठित किए जा सकते हैं। पहला, कंपनी प्रारूप में, इन कंपनी फोरम। सेवा आयोजकों के संगठन कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अधीन पंजीकृत कराए जा सकते हैं, क्योंकि ये वाणिज्य के विकास में योगदान देने वाले गैर लाभ उद्देश्य वाले संगठन हैं। भारत में सेवा आयोजकों के कई संगठन इसी अधिनियम के अधीन पंजीकृत है। उदाहरण एसोचैम, फिक्की, द इंडियन मर्चेंट चैम्बर, द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन आदि कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अधीन ही पंजीकृत है। दूसरा है समिति प्रारूप में, इन सोसाइटी फोरम। भारत में समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 आज भी लागू है। गैर लाभ उद्देश्य वाली संस्थाएं इस अधिनियम के अधीन अपना पंजीयन करवा सकती है। अतः सेवा आयोजक संगठन भी इस अधिनियम के अधीन अपना पंजीयन करवा सकते हैं। इसलिए सेवा आयोजकों के संगठनों ने अपना पंजीयन इस अधिनियम के अधीन करवाया भी है। उदाहरणार्थ ऑल इंडिया एक्सपोर्टर चैम्बर, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन, इंडियन टी प्लांटर्स एसोसिएशन, द इंडियन पेंट एसोसिएशन आदि संगठन इसी अधिनियम के अधीन पंजीकृत है। अब है श्रम संघ प्रारूप में, इन ट्रेड यूनियन फोरम। भारत में श्रम संघ अधिनियम 1926 लागू है। सभी प्रकार के श्रमिकों एवं सेवा आयोजकों के संघ इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत कराए जा सकते हैं। वर्तमान में भारत के कुछ शीर्ष संगठन इस अधिनियम में पंजीकृत है। उदाहरण दे एम्प्लॉई फेडरेशन ऑफ इंडिया EFI, जिसे प्रारंभ में कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कराया गया था, किंतु आज ये श्रम संघ अधिनियम के अधीन ही पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त वेस्ट कोस्ट एम्प्लॉयर फेडरेशन, इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन, वूल मिल फेडरेशन ऑफ इंडिया आदि श्रम संघ अधिनियम के अधीन ही पंजीकृत है। अब सेवा आयोजकों के संगठनों का उद्भव विकास, इसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। सेवा आयोजक संगठनों का विकास श्रम आंदोलन के विकास के साथ साथ ही हुआ है। यद्यपि विश्व में ऐसे संगठनों का जन्म 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हो गया था, किंतु इनका स्थायी स्वरूप 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उभर सका। भारत में सेवा आयोजकों के संगठनों के विकास को समय क्रम में 3 वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। पहला, प्रारंभ से 1925 तक का काल, दूसरा 1926 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक का काल और तीसरा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल। पहला है प्रारंभ से 1925 तक का काल। भारत में सेवा आयोजकों के संगठनों का जन्म 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हो गया था। सन 1801 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन प्लांटर्स की स्थापना की गई। तत्पश्चात 1875 में भारतीय एवं यूरोपीय उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे मिल ओनर्स एसोसिएशन की स्थापना की। सन 1886 में इंडियन जूट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसे अब इंडियन जूट मिल एसोसिएशन नाम से जाना जाता है। सन 1892 में इंडियन माइनिंग एसोसिएशन तथा 1893 में यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथर्न इंडिया गठित किया गया। इसके बाद तो सीमेंट, कागज, चीनी, इंजीनियरिंग आदि उद्योगों में सेवा आयोजक संगठन स्थापित होने लगे। इसी प्रकार सन 1834 में कलकत्ता में तथा सन 1836 में बम्बई में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्थापित की गई। सन 1895 में इंजीनियरिंग एंड आयरन ट्रेड एसोसिएशन की कलकत्ता में स्थापना की गई, जिसका नाम 1912 में इंडियन इंजीनियरिंग एसोसिएशन कर दिया गया।
और इसी को आज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार व्यापार संघों एवं चैम्बरों की स्थापना का क्रम निरंतर चलता रहा। प्रथम युद्ध की समाप्ति के बाद सन 1920 में कलकत्ता में एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की स्थापना की गई, जिसके कई व्यापार संघ एवं चैम्बर सदस्य बन गए। उस समय स्थापित होने वाली सभी प्रकार के संगठनों का मूल उद्देश्य अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करना, सरकार से अपने दुखों के लिए छूटें प्राप्त करना तथा श्रम संघों की क्रियाओं का मुकाबला करना था। कुछ संगठनों ने कार्य घंटे नियमित करने, प्रमाणित वेतन निर्धारित करने जैसे कुछ कार्य किए थे। अब है 1926 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व स्तर पर श्रम आंदोलन जोर पकड़ने लगा। तभी से सन 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना भी की गई। इससे श्रम आंदोलन को और गति मिली। फलतः उनके नियमन एवं नियंत्रण के लिए सरकार ने भी सन 1923 में श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम, सन 1926 में भारतीय श्रम संघ अधिनियम तथा सन 1929 में व्यापारिक विवाद अधिनियम बनाया। सन 1934 में नया कारखाना अधिनियम, 1936 में मजदूरी भुगतान अधिनियम लागू किया गया। 30 के दशक में भी तत्कालीन सरकार ने श्रम विभाग की स्थापना भी की तथा कई त्रिपक्षीय समितियों एवं सभाओं का गठन भी किया। इन परिस्थितियों में शिवाजी ने अपने हितों की रक्षा के लिए कुछ और उपाय किए तथा कुछ नए संगठनों की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे संगठनों ने बड़े बड़े संघ या परिसंघ बनाए ताकि वे शिवाजी के हितों का समुचित प्रतिनिधित्व कर सकें। ऐसे एक संघ परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री या FICCI की स्थापना सन 1927 में की गई, जिसके कई व्यापार संघ और चैम्बर के सदस्य बन गए। सन 1933 में सर्वप्रथम 2 केंद्रीय सेवायोजक संगठनों की स्थापना हुई। प्रथम एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके मुख्य प्रवर्तक अंग्रेज सेना उद्योगपति थे। द्वितीय ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर्स, जिसे आज ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख प्रवर्तक वे भारतीय उद्योगपति ही थे, जिनका संबंध फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या FICCI से था। तत्पश्चात 1941 में सेवायोजकों के एक और अर्थात तीसरे केंद्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई, जिसे ऑल इंडिया मैन्युफैक्चर संगठन AIMO के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना छोटे और मध्यम वर्गीय उद्योगपतियों द्वारा की गई। इन सब की स्थापना उद्देश्य अपने शक्ति को एकीकृत करना तथा औद्योगिक श्रमिकों की समस्याओं का सामूहिक रूप से मुकाबला करना था। किंतु इन सबसे भी बड़ा उद्देश्य सेवा आयोजकों के सामूहिक हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सम्मेलनों आदि में सेवा आयोजकों का प्रतिनिधित्व करना था। अब तीसरा है स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक। सन 1947 में देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद भारत में स्वस्थ औद्योगिक संबंधों के विकास और नियमन के लिए सरकार द्वारा प्रयास प्रारंभ किए गए। फलतः सन 1947 में ही उद्योग विवाद अधिनियम पारित किया गया। 1948 में नया कारखाना अधिनियम बनाया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम भी सन 1948 में लागू किए गए। दूसरी ओर श्रम आंदोलन भी जोर पकड़ने लगा। फलतः कुछ केंद्रीय श्रम संगठनों की स्थापना भी हुई। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 में तथा हिंद मजदूर सभा की स्थापना 1948 में हुई। 1955 में भारतीय मजदूर संघ बना। एटक पहले से अस्तित्व में था। इसके बाद केंद्रीय संगठनों की स्थापना 1970 तक धीमी रही, किंतु 1970 से 1990 के बीच लगभग कई नए केंद्रीय श्रम संगठन बन गए, जो आज इनकी संख्या लगभग 1 दर्जन हो गई है। इन परिस्थितियों में सेवायोजकों ने अपने संगठन स्थापित करते रहे तथा विद्यमान संगठनों को सुदृढ़ बनाते रहे। फलतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में क्रियाशील सेवायोजक संगठनों का औसत सदस्यता में निरंतर सुधार हुआ है। भारत में सेवायोजक संगठन देश के 3 ही स्तरों पर विद्यमान है, जो निम्नानुसार है। स्थानीय स्तर पर स्थानीय संगठन, लोकल ऑर्गेनाइजेशन। स्थानीय स्तर पर प्रत्येक कस्बे शहर में व्यापार संघ तथा चैम्बर्स गठित किए जाते हैं। उदाहरण जयपुर खुदरा व्यापार संघ, जयपुर टेक्सटाइल ट्रेडर्स यूनियन आदि ऐसे स्थानीय संगठन हैं, किंतु स्थानीय स्तर पर चैम्बर ही अधिक गठित किए जाते हैं। इनमें सभी प्रकार के औद्योगिक वाणिज्यिक संगठनों के सेवायोजक सदस्य बन सकते हैं और अपने सामूहिक हितों के संवर्धन और रक्षा के लिए कार्य करते हैं। दूसरा है प्रादेशिक स्तर पर प्रादेशिक संगठन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। प्रादेशिक या राज्य स्तर पर भी सेवायोजक संगठन है, जो उस प्रदेश या राज्य के सेवायोजकों के संगठन होते हैं। उदाहरण राजस्थान टेक्सटाइल मिल ओनर्स एसोसिएशन, एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ साउथर्न इंडिया, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, ऑल राजस्थान ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन, राजस्थान ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन, राजस्थान प्रकाशक संघ आदि प्रादेशिक स्तर के सेवायोजकों के संगठन है। प्रादेशिक या राज्य स्तरीय संगठन सामान्यतः राष्ट्रीय स्तर के संगठनों से समता रखते हैं, अतः राज्य स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपने परिसंघ के माध्यम से अपने हितों के संवर्धन के लिए प्रयास करते रहते हैं। भारत के प्रादेशिक स्तर के सेवायोजक संगठन प्रदेश में अच्छे औद्योगिक संबंधों के निर्माण में अनेक कार्य करते हैं, जिनमें से प्रमुख प्रकार है: सामूहिक प्रशिक्षण कार्य संचालित करना, सूक्ष्म उपायों का प्रशिक्षण देना, श्रम कल्याण कार्यों की समान योजनाएं बनाना, श्रम सहभागिता, सामूहिक सौदेबाजी, श्रम सैनिमों आदि महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यशालाएं, सम्मेलन एवं संगोष्ठी आयोजित करना, अपने सदस्यों को श्रम मामलों में परामर्श देना इत्यादि है।
तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय या केंद्रीय संगठन, नेशनल और अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत में सेवा आयोजकों के संगठन है। इन संगठनों में सभी औद्योगिक संघ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, औद्योगिक संस्थाएं, कंपनियां आदि सभी सदस्य बन सकते हैं। कि इनकी सदस्यता के लिए सभी केंद्रीय राष्ट्रीय संगठनों ने अपने अपने नियम बना रखे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय या केंद्रीय संगठन, राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत में सेवा आयोजक संगठन है। इन संगठनों में सभी औद्योगिक संघ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, औद्योगिक संस्थाएं तथा कंपनियां आदि सभी सदस्य बन सकते हैं, किंतु इनकी सदस्यता के लिए सभी केंद्रीय राष्ट्र संगठनों ने अपने अपने नियम बना रखे हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर के अनेक संगठन हैं। उदाहरणतः इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन, इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया, फिक्की, एसोचैम आदि प्रमुख है। परिसंघ तथा राष्ट्रीय केंद्र संघ अपने कई समितियां गठित करते हैं जो अपने प्रादेशिक संघों की समितियों के साथ समन्वय स्थापित करती है। परिणाम स्वरूप परिसंघों तथा प्रादेशिक संघों तथा चैम्बरों के समन्वय करने में सुविधा होती है। ये उन्हें भारत में संयोजित दो प्रमुख परिसंघ, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स तथा एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया, एक लंबी अवधि तक प्रतिपक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करते रहे, किंतु 1956 में इन दोनों ने मिलकर एक नई संस्था का गठन किया जिसे काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स के नाम जाना जाता है। ये उल्लेखनीय है कि अब सार्वजनिक उपक्रमों के सेवा आयोग संगठन स्कोप, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज या स्कोप है, भी इस काउंसिल का सदस्य बन गया है। ये काउंसिल ही अब भारतीय सेवा आयोजों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में समितियों में प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधियों या प्रतिनिधि मंडलों का चुनाव करने का कार्य करती है। ये काउंसिल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स की सदस्य भी बन गई है, इससे प्रत्येक प्रवर्तक संगठनों के स्थान पर सदस्य बनाया गया है। सेवा आयोग अनेक संगठनों में से भारत सरकार ने सेवा आयोग के दो संगठनों को केंद्रीय प्रतिनिधि संगठनों के रूप में मान्यता प्रदान की है, जिन्हें क्रमशः ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स तथा एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही संगठन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं समितियों में प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु इस कार्य के लिए उन्होंने एक पृथक काउंसिल की स्थापना की है, जिसका उल्लेख हम ऊपर बताया है। इसके अतिरिक्त इन दोनों संगठनों के प्रतिनिधि न्यूनतम वेतन समिति, राज्य कर्मचारी बीमा निगम, श्रम सलाहकार बोर्ड आदि में राज्य एवं केंद्रीय दोनों ही के संगठन में प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में सेवा आयोगों के कई अन्य केंद्रीय संगठन भी है। इन सभी केंद्रीय संगठनों का संबंध फिक्की तथा एसोचैम, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जैसे परिसंघ हैं। अतः इनके कार्यकलापों नीतियों का प्रभाव भारत सेवा आयोगों के सभी स्तरों में के संगठनों पर पड़ता है।